बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं, दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा सा दिन गुजारिए, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट हुआ चाहता है सबसे आगे एंड मैं हूं इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। सलाम सुबह आपको कहेंगे। आई होप आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और हमारे साथ भी मौजूद है। और आज का दिन जो है, वैसे तो हर वीक ही हम कहते हैं कि जुम्मे का दिन जो है वो मुबारक तो होता ही है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। और वो क्यों होती है एक्साइटमेंट? आज के लिए जुम्मा वीकेंड आ जाता है। क्या एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट क्या हो सकती है? मंथ के दरमियान में पहुंचे हुए, तनख्वाहें खत्म हो गई हैं, अब एक्साइटमेंट महज वीकेंड की है कि इतनी जल्दी खत्म कर देते हैं तनख्वाहें आप? हाँ, 5 तारीख को खत्म हो जाती है। 5 तारीख मतलब आती है। आपको अपने खर्चों के बारे में सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना, वो क्या शेर है कि वो आए इतना तो आंख ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी। वो आए हमारी महफिल में, कुछ ऐसा था। उसके बाद फिर चरागों में रोशनी नहीं रहती। आजकल सैलरीड तबके का तो यही रोना है कि तनख्वाह आती है, आते हुए पता लगती है कि आई है और फिर जाते हुए नहीं पता लगती कि कब चली गई। खैर, हम इस खबर के साथ ही हमारे पास मईशत के लिए बहरहाल कुछ अच्छी खबर है, चूँकि मईशत कुछ ना कुछ अच्छे रंग दिखा रही है और हमें जो ही कोई अच्छी खबर मिलती है तो हम फ़ौरन उसे ले आते हैं और टॉप स्टोरी के तौर पर ले आते हैं, ताकि आपका दिन भी अच्छे से हमारे साथ शुरू हो जाए। मुल्क की तारीख में मार्च में पहली बार जो करंट अकाउंट हमारा अकाउंट है, करंट अकाउंट, वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस पे चला गया है। क्या बात है, जबरदस्त। इसके बाद आपने ना इस टेबल को हिलाना नहीं है, ये बहुत हिला रहे हैं, चाय गिर जाएगी। अच्छी खबर आपको दे देते कि स्टेट बैंक ये बता रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात है। रेमिटेंसेस, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था और उससे पहले भी हम जिक्र करते ही रहते हैं कि भाई कोशिश की जा रही थी कि रेमिटेंसेस को रोका जाए, लेकिन रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने भर भर के भेजी हैं। और पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो माली साल 9 माह में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। और लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या है। वो पैसे जो पाकिस्तान के पास आते हैं और वो पैसे जो पाकिस्तान ने देने हैं हर महीने, उसमें हमेशा से एक डेफिसिट रहता है। देने हमेशा ज्यादा होते हैं और होते कम है हमारे पास। पहली दफा ये हो रहा है देने के बाद भी बचे हुए हैं, हमारे पास बचे हैं थोड़े से, यानी कि तनख्वाह आई है, सारी कमेटियां वगैरह दे दी, रेंट्स दे दिए, बिल दे दिए, उसके बावजूद भी थोड़े से पैसे बतौर सेविंग पड़े हुए हैं पाकिस्तान के पास। तो ये अच्छा है भाई, हमारा करंट अकाउंट जो हमारा अदायगियों का तवाज़ुन है वो बेहतर हो रहा है और उसमें सरप्लस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसकी तारीफ की, खुश हुए। और जो मुस्तहकम होती मईशत है, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशों की वजह से ये हो रहा है, तो अच्छा है, उनको लेनी चाहिए। चलो क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन रेमिटेंसेस ज्यादा आ रही हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना वो बैरून मुल्क गए हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। ये वाला फैक्टर भी हमने माइंड के अंदर रखना है, लेकिन हम क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं क्योंकि जब अच्छी खबर आती है ना, जब अच्छी खबर आती है तो इंसान वैसे ही जेनरस फील करता है, तो हमें कोई मसला नहीं है क्रेडिट देने आउट ऑफ 24 करोड़ अगर आयशा थोड़े से 2-4 लाख 10 लाख और भी चले जाए ना, लेकिन पाकिस्तान ना वो ब्रेन ड्रेन तो नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत उस तरह की रिफाइंड क्लास। लेकिन मुझे लगता है, अब मुझे पता है क्या फील होता है, मुझे लगता है तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ना। पाकिस्तान में लोग हैं, अगर हम लोग बाहर जाकर भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को सर्व करें इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये भी बड़ा हेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर जो है ना एकदम से पता नहीं चलता, चंद सालों के बाद या 1-2 डेकेड्स गुजरने के बाद पता चलता है कि नहीं। आपके ख्याल में हम चले जाएंगे तो बड़ा मिस करेगा पाकिस्तान हमको? मुझे तो करेंगे, आपका मुझे नहीं पता, मुझे तो करेंगे। बादल जी, हम आगे बढ़ जाते हैं। आपका ड्रोन कहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? ड्रोन को अच्छा उड़ाते हैं, चले जी। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टिली लॉकी के जो बायोनिक हाथ हैं वो सबकी तवज्जो का मरकज हैं। ये हाथ बॉडी से अलग होकर भी खुद ब खुद क्रॉल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है और दुनिया की नज़रें इसके ऊपर टिक गई हैं। अच्छा, टिली लॉकर जो है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये खास तौर पे वीडियो अपनी बनाई। उनके देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, हम कह सकते हैं। बॉडी रॉन्ग नहीं कहेंगे, लेकिन वो इसी तरह से पैदा हुई थी कि उनके हाथ नहीं है, तो उन्होंने बायोनिक हाथ जो है ना उनका इस्तेमाल शुरू किया। अब उन्होंने उसकी खास तौर पर वीडियो बनाई और उठा के साइड पर रखा है, तो हाथ खुद ब खुद क्रॉल भी कर रहा है। यार दैट्स इंटरेस्टिंग, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजे का है। वो उन्हीं हाथों से अपने बाल भी बनाती हैं, खाना पीना भी करती हैं और बायोनिक हाथों से सारे काम जो है ना वो बासानी सर अंजाम दे देती हैं। 19 साल की हैं ये टिली लॉकर और माजूर अफराद के लिए बायोनिक हाथ की टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए वो बहुत ज्यादा सरगर्म काम कर रही है। इसके साथ साथ पिछले साल तकरीबन 10 सालों से जो बरतानी रोबोटिक्स कंपनी है ओपन बायोनिक्स के साथ मिलकर मसनूई बाजुओं की टेक्नोलॉजी पर उनकी जो जिद्दत है वो इसकी अलामत बनी हुई है और इसके ऊपर काम कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा है। ये लोग न सिर्फ अपनी एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं, अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को आगे बढ़ाते हैं या उसको अचीव करते हैं, बल्कि दुनिया के लिए बहुत सारी आसानियों का बाइस बनते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब जो है ना सही मानों में वो जो है उसको एक्सरसाइज कर रही है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है पूरी दुनिया को, जो कि मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई भी इशू हो, कोई भी माजूर हो, तो वो एक इनसिक्योरिटी या फिर महरूमी है, एहसास महरूमी रह जाती है। तो अगर ये सब चीजें होंगी तो फिर आसानी हो जाएगी। दूसरी जानिब जो टैरिफ वॉर है उसकी जो हीट है वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई है।
ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर से आप कहें। फ्रांस के मशहूर फैशन ब्रांड हर्मेस ने इसको जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक टैरिफ पॉलिसी है अब अपने क्लाइंट्स पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड है, सबसे ज़्यादा लग्जरी ब्रांड है इसको कहा जाता है। और इसमें अब अमेरिका में फ़रोख्त होने वाली जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं इस पर प्रीमियम लगेगा और चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। मैं बताऊं महंगा तरीन ब्रांड और महंगा हो ये हर लड़की को वैसे पता होगा इस ब्रांड के बारे में। इसको कहा जाता है हर्मेस। अच्छा। आपको पता है वहाँ की प्रोनाउंसिएशन फ्रांस की ज़रा डिफरेंट होती है। और इसके अंदर जो 2-3 बैग्स हैं, एक को कहा जाता है कि ये कैली है और दूसरे को बर्किन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा महंगे बैग्स जो है ना वो हर्मेस के होते हैं। और अब ये नई टैरिफ की जंग जो शुरू हुई है उसके बाद जनाब कहा जा रहा है कि मजीद महंगे होना शुरू हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन $10,000 का एक बैग और वो इत्तू सा बैग होता है। ये हर्मेस और हर्मेस में भी मुझे लगता है वही जंग है जो एलेपिनो और हेलेपिनो जेलेपिनो में रहती है। चलिए अच्छा आपने करेक्ट कर दिया, शुक्र है। उनके जो अक्सर लोग इसको हर्मेस ही बोलते हैं, लोग इसको जानते ही नहीं, बट उसका जो वो क्या कहते हैं कि नेटिव उसकी कभी मैंने किसी को गिफ्ट दिया ना कोई इतना महंगा शख्स मेरी जिंदगी में आया तो मुझे इतने महंगे ब्रांड्स का अंदाजा नहीं है। और एलिया मेरी खुद ही खरीद इसलिए मुझे पता नहीं है। खैर जनाब हमारे निज़ाम शम्सी की बात करते हैं। ड्रोन के वस की बात नहीं है, अब रॉकेट ही ले जाते हैं, डायरेक्ट आगे चले जाते हैं। अब निज़ाम शम्सी के अंदर बहुत सारे ऐसे सियारे हैं जिनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। एक और सियारे पर जिंदगी के आसार मिल गए। अच्छा, साइंसदान ये बता रहे हैं, उनकी टीम ये दावा कर रही है कि उन्हें एक अजनबी सैयारे पर जिंदगी के बारे में मजबूत इशारे मिले हैं। ताहम ये सैयारा हमारे निज़ाम शम्सी से बहुत एक तो बाहर भी है और बहुत दूर भी है। उसका नाम उन्होंने रखा है K218b। अच्छा, ये तो किसी एटम बम का कोड लग रहा है। ये सैयारा हमारी जमीन से 120 नूरी साल के फासले पर मौजूद है और इसके एक सितारे के गिर्द गर्दिश भी कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने बड़ी टर्म्स भी जो है ना वो मुश्किल सी कौन सी गैसेस वहाँ पर पाई गई हैं उसके बारे में उनको बताया है। अच्छा, ये जो जेम्स वेब वहाँ पे आपको पता है हमारी टेलीस्कोप है, उसके जरिए इसका जायजा लिया गया तो इसके माहौल में 2 गैसों का इखराज वहाँ पे या इनकी प्रेजेंस वहाँ पे पता चली। ये दोनों गैसें ज़मीन पर बुनियादी तौर पर जो माइक्रोबियल हयात है या समुद्री क्या कहना चाहिए एक आबी हयात कह सकते हैं, मुश्किल नाम है वो, बहुत ही मुश्किल है प्रोनाउंस उसकी तशखीस हो गई है वहाँ पे। एक्चुअली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ओवर देयर। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एक तो इस टाइम के अंदर जिस तरीके से इंसानियत आगे बढ़ रही है, सितारों से आगे जहां और भी सितारों से आगे सितारे और भी हैं जिनके अंदर और भी हैं, इसके अंदर जहां से आगे जहां और भी हैं। तो लेट्स सी ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर हम साइंटिफिक मैदान की बात करें तो और हो सकता है कि इन फ्यूचर आगे जाकर हमें और भी दुनियाओं के बारे में और भी जहानों के बारे में पता चले। पता नहीं हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसका आगाज हम कह सकते हैं कि वो यहाँ से हो गया इस खबर के साथ। भाई हम तो बहुत सारी चीजें ऐसी विटनेस कर रहे हैं जो हमें लगता है सिर्फ हम ही देख रहे हैं। आगे जो नस्लें हैं वो पता नहीं ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकेंगी या नहीं, लेकिन हर आने वाला पल जाने वाला है। मुझे लगता है कदीम के अंदर भी लोग जब नई नई चीजें देखते होंगे ना, यानी कि जब पहली फरारी आई होगी दुनिया के अंदर या पहली कोई गाड़ी आई होगी तो लोग कहते होंगे भाई हमने देख लिया है, हमने तारीख देख ली है। लेकिन फिर आने वाले वक्तों में और कितनी चीजें हैं। तो दुनिया मेरे ख्याल में इसी ऐसा ही एक बबल है, ऐसे ही चल रही है। हमारी जनरेशन ने तो ना पहले वाली चीजें भी देखी हुई हैं और इस मर्तबा हमने कैसेट्स भी देखी हुई हैं, हमने VCR भी देखा हुआ है। आजकल लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं देखा है। हमने रिकॉर्ड नहीं देखा। अब देखिए जो रिकॉर्ड वाले होंगे उस वक्त उनके लिए एक नई चीज होगी, रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड के बाद अब हम क्लेम करते हैं कैसेट्स देखी हुई। हो सकता है अब वाली जनरेशन अगली जनरेशन को ये कहे कि देखो हमारे टाइम के ऊपर USBs होती थी, GBs में डाटा होता था, उस वक्त कुछ और हो जाए। डिस्क भी हुआ करती थी, कंप्यूटर की डिस्क हुआ करती थी। मतलब हाथ के अंदर ही आपके आईफोन लगा हुआ है और यूर ऑपरेटिंग एंड टॉकिंग एंड ओह माय गॉड, मुझे ना वो हॉलीवुड की साइ-फाई फिल्में याद आ जाती हैं। ये सब चीजों के बारे में जब मैं के अंदर यू रिमेंबर वो पावर वॉच से या स्मार्ट वॉच से बात करती थी, फरिया परवेज एनी का रोल करती थी, आई रिमेंबर, ऐसा कुछ नाम था। शी यूज्ड टू टॉक। तो हम बचपन में वैसे ही ना उनको मोक किया करते थे ऐसे, और अब ऐसे ही होता है। और अब ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है। क्या वो ना दूरंदेश लोग थे, क्या वो दूरंदेश। अच्छा जी, वेस्पा जो है ना वो आपको पता है बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर बहुत कम होती जा रही है, लेकिन इंडोनेशिया के शहरी जो है ना वो वेस्पा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी वेस्पा जो है ना उसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे और अब उसको वो मुंतकिल कर रहे हैं फ्रॉम पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक। देखिए वेस्पा के बारे में कहा जाता है कि एक इमोशन है, एक सेंटिमेंट है जो लोग वेस्पा को इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे भारत के अंदर। और बहुत बचपन के अंदर हमने देखा नीले रंग के वेस्पास होते थे, एक या दो, हाँ उनको वो देखने में नजर आते थे। हाँ तो अब खैर मुख्तलिफ जो कंपनीज बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा, मैं कभी नहीं बैठा हूं वेस्पा के ऊपर वैसे। नहीं मैं चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी अब्बू के साथ में, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में उसमें आपके पास आप पाँव नहीं रख सकते, ये थोड़ा सा
प्रॉब्लम होता है। बहरहाल जो पुरानी बाइक्स हैं, वेस्पा एक कंपनी है, वो इसको अब इलेक्ट्रिक के ऊपर कन्वर्ट कर रही है और इसको प्रिजर्व भी समहाउ कर रही है। इस वेस्पा का डिज़ाइन मुनफरिद है, ये सिर्फ एक सवारी नहीं है बल्कि एक फैशन भी, अब एक ट्रेंड बन चुका है। और इंडोनेशिया में मेंस इस्तेमाल जो वेस्पा है उनकी तादाद 1 लाख बल्कि तकरीबन 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा है और अब लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मुंतकिल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग इसको। सो ट्रेंड भी है, एट द सेम टाइम मुझे लगता है बचत भी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी तरफ हम इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जरा चले जाते हैं, वहाँ पर भी जाना तो पड़ेगा ना, अब जरूरी है। हमने बता नहीं है कि वहाँ पर इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया कभी आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है ना, आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अफराद ने एक साथ मोनोपोली खेलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है ना। अब मुझे पता नहीं है मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली मैं ये पूछ भी रही थी मेकअप रूम के अंदर। हाँ, मजमूई तौर पर जो 918 अफराद हैं उन्होंने एक साथ 150 जो मुख्तलिफ क्या टेबल्स हैं वहाँ पे मौजूद थे, उनके ऊपर मोनोपोली खेली और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम बनाया। लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, मीडिया की आंख ने और कैमरे की आंख ने भी इसको महफूज किया। जब कैमरे की आंख ने महफूज किया तो ये हो नहीं सकता कि हम आपके साथ शेयर करें ना करें। ये आप विजुअल्स भी देख रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने ये रिकॉर्ड, जो इसके रूहे रवा थे, उन्होंने इस जबरदस्त रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट किया। देखिए हम कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, लड़कियां ज्यादा नजर आ रही हैं मुझे यहाँ पे, लड़कियां बहुत ज्यादा मोनोपोली। अच्छा, मुझे कोई बता रहा था कि कोई मैनिपुलेशन की गेम है। I've never played जी, मैंने बस सुना है, हमारे कोलीग्स फ्रेंड्स वगैरह खेलते हैं, सो इतना टाइम ही नहीं होता। इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ये है कि दीगर गेम्स जो हैं वो तो मैंने खेली हैं, बट बहुत से लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं मोनोपोली में। खैर जी, अब वापस आ जाएं आपकी इजाजत से, चलें लेट्स टेक द फ्लाइट टू डोमेस्टिक एरिया। हम वापस आते हैं इस्लामाबाद में। इनफैक्ट पाकिस्तान में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की बारिश और मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान में बाज़ मकामात पर आज फिर यालाबारी का इम्कान है। दोबारा बताऊं, आज फिर यालाबारी का इम्कान है। ओले पड़े बड़े दोबारा पड़ सकते हैं। दोबारा अब बढ़ेगा तो नहीं पता। अपनी गाड़ियां बचा लें भाई, जितने ये अभी ये लोग मुझे डरा रहे थे। हाँ, गाड़ियां अपनी शेड्स के नीचे। अब तो डर ही लगता है। वैसे पहले तो आपने वैसे अंदर खड़ी की है? नहीं, जगह ही नहीं थी, बाहर ही गाड़ी खड़ी है, आपको पता ही, लेकिन मैंने 2 बंदे खड़े कर दिए साथ। वो 2 बंदे कैसे रोकेंगे भाई? वो अभी एक तो हमारे दोस्त कह रहे थे कि आने दो यालाबारी में, गाड़ी के ऊपर लेट जाऊंगा। मैंने कहा इतनी कीमती भी नहीं है कि आप चले जाएं और गाड़ी बच जाए। अच्छा जी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाके जो हैं यहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी गई है। अटक की बात करें, चकवाल की बात करें, गुजरात, जेहलम में आंधी तूफान और यालाबारी हो सकती है। और NDMA के मुताबिक फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, खुशाब और मियांवाली भी शदीद मौसम की जद पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ लाहौर और नारोवाल से भी कुछ ऐसी खबरें। मैं पता है पहले सोचता था कि थोड़ा सा जल्जला आता था ना, लोग भागते थे, बिल्डिंग से बाहर आ जाते थे। यालाबारी को लोग नॉर्मली लेते थे, मतलब इतना कोई नहीं था यालाबारी। आप सोचो कि जो ही 1-2 ओले गिरे छोटे छोटे, तो लोग गाड़ियां कैसे भगा रहे होंगे। क्योंकि इस्लामाबाद में आपको हम एक फैक्ट बता दें, जो इस्लामाबाद से बाहर लोग हैं, हर तीसरी से चौथी गाड़ी, कल मैंने जो ऑब्जर्व किया, तीसरे से चौथी या 5वीं गाड़ी जो है वो कुछ ना कुछ हमें डैमेज नजर आ रही है। या तो उसकी विंड स्क्रीन टूटी है या उसके ऊपर डेंट्स पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। और ये 16/2025 को हुआ था। उस दिन हुआ क्या है एक्चुअली, और किस तरह से लोगों की गाड़ियां खराब हुई, और गाड़ियां खराब होने के बाद अब लोग क्या सोच रहे हैं और कहां लेकर फिर रहे हैं गाड़ियां ठीक कराने के लिए। रेहान अहमद भाई जो है ना, उन्होंने पैकेज तैयार किया इस पर, आपको वो दिखाते हैं। 16 अप्रैल 2025 को आसमान से ज़बरदस्त यालाबारी हुई, जिसके नतीजे में घरों पे लगे हुए सोलर पैनल्स टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए और गाड़ियों पे ज़बरदस्त किस्म के डेंट्स पड़ गए। वो लाखों रुपए की गाड़ियाँ जो सड़कों पे चलती हुई बड़ी मजबूत नज़र आती हैं, वो कागज़ के ढेर की तरह बिखर कर रह गई। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है और कहाँ पर खड़ी हुई थी? ये I9 में खड़ी हुई थी, वहाँ पर जो यालाबारी हुई उस वजह से ये ख़राब हुई है सारी, और काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। घरों के शीशे तक ख़राब हुए हैं, टूटे हैं। सोलर प्लेटों का बहुत नुकसान हुआ है, पैनल के पैनल सारे फारग हुए हैं। ये तो हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि ये जो है हमें तो ऐसे फील हुआ जैसे कोई अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है। गाड़ी की विंड स्क्रीन, बैक स्क्रीन, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल की टैंकी तक डेंट पड़े हैं, हेलमेट तक टूटे हैं लोगों के। इस्लामाबाद के इलाके G9 में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर मैकेनिक्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और उनके पास हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ऐसी गाड़ियाँ आई हैं जो कि 16 अप्रैल के वाक़े से मुतासर हैं। साजिद भाई एक मैकेनिक है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। साजिद भाई, मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आई उनमें क्या मसला था? जो ज़्यादातर गाड़ियाँ आई हैं हमारे पास, उनमें ज़्यादा फ्रंट स्क्रीन का मसला था, बम्पर वगैरह डैमेज थे, लाइटें टूटी हुई थी और बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज थी, जिनमें फ्रंट बॉनेट थे, छत वगैरह, तकरीबन सारी गाड़ियाँ 6 से सारी डैमेज थी।
साजिद भाई ये बताइए कि मजमूई तौर पे कितनी गाड़ियाँ आपके पास कल से लेके आज तक लाई गई हैं? कल तो मौसम ख़राब था, कल इतनी नहीं, सुबह अर्ली से हमें ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। तकरीबन अभी तक जो हमने 17 से 18 गाड़ियाँ क्लियर कर ली हैं और बाकी हमने पेंडिंग पोजीशन पे छोड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी नहीं है और सामान भी नहीं मिल रहा अभी। शीशे टूटे हुए हैं, लाइटें टूटी हुई हैं, बम्पर टूटे हुए हैं, गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं। ठीक है, अब डेंटिंग हो रही हैं, तैयार कर रहे हैं हम लोग। ज़्यादातर जो गाड़ी का जो शीशा होता है बड़ी गाड़ी का, वो ओरिजिनल शीशा कितने का आता है? सर वो तो लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए का शीशे पुराने भी हैं। और जो बी क्वालिटी का जो ग्लास होता है विंड स्क्रीन, वो कितने का होता है छोटी गाड़ी का? छोटी का है कोई 6, 6.5, 7, 8 हज़ार रुपये का। इसका भी दिलवा के आए हैं, कोई 10 हज़ार रुपये लग गए। गाड़ियाँ करोड़ों की बेच रही हैं कंपनियां, गाड़ियां बनाने वाली, मतलब वो तो बिल्कुल ओले सही नहीं सकी हैं, वो तो कचरा हो गई हैं। ये कैसे? सर असल में जो भी गाड़ी आजकल आ रही है ना, आजकल लाइफ नहीं देखते, आजकल डिस्पोजेबल काम है। जितनी भी गाड़ियाँ ये डिस्पोजेबल आ रही हैं, बस कुछ टाइम चलाओ इनको, ये फारग है। पहले गाड़ियाँ होती थी, आप कोरोना 67-68 मॉडल से लेके तकरीबन 82 तक जो गाड़ियाँ थी उनकी चादर लोहा मजबूत होता था, उनमें कुछ ईमान की रत्ती होती थी। आजकल तो डिस्पोजेबल काम है, यूज़ किया बस फेंक दे बस। कम से कम जो काम निकलता है इस तरह की सूरत हाल में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने का होता है? हमारी गाड़ी कल ही काफ़ी ख़राब हुई है, उस पर मेरे हिसाब में जो 8 से 10 लाख रुपए का काम उस पर निकला है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी होती है ना, हमर वगैरह गाड़ियाँ, उनके शीशे ही 2-2 लाख 4-4 लाख के होते हैं। छोटी गाड़ी खर्चा होता है 50,000 लाख रुपया, लेकिन जो बड़ी गाड़ी हैं उन पर 1 करोड़ तक खर्चा आ सकता है। नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा, नुकसान होता है, और जिसका नुकसान होता है उसी के दिल पे गुजरती है और वही जानता है कि नुकसान क्या चीज़ होती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आइंदा हमें इस तरह की मुश्किलात, मुसीबतों से बचाए और महफूज रखे और हमेशा अपनी अमान में रखे। जी, हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुसीबतों से बचाए, क्योंकि जिस तरह से ये हेल स्टॉर्म था ना, ये जिस तरह से यालाबारी हुई है, उसके बाद हर बंदा इस वक्त डरा हुआ है कि भाई ये हुआ क्या, ऐसा लग रहा था आसमान से और इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतनी कीमती, सबके लिए सभी महंगी गाड़ियाँ यार। मुझे तो बहुत बड़ी गाड़ियों से ज़्यादा दुख उन छोटी छोटी ऑल्टो गाड़ियों का हो रहा था, जो बेचारे लोग, जाहिर बात है वो लो इनकम ग्रुप है, बड़ी मुश्किल से वो लोग गाड़ियाँ लेते हैं और उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई। कि आजमाइश आ गई आप पे, अल्लाह करे कि जल्द टल जाए और लोग अपने बजट को मैनेज कर लें, लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बल हमने कहा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएं और आपको थोड़ा सा आइडिया दें कि इस वक्त सूरत हाल मार्केट की क्या चल रही है। मैकेनिक्स का हाल इस वक्त वही चल रहा है जो बड़ी ईद पे कसाईयों का होता है ना, टाइम ही नहीं है जी। अच्छा जी, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले लोगों को तो मालूम ही है, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जरा बताना चाह रहे थे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं, हम एक अच्छी खबर आपको देते हैं और वो ये है कि अजान अली खान ने ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जो है वो जीत लिया और बड़ी मुझे खुशी हो रही है। स्क्वॉश की बार बार खबरें आ रही है ना, और इसमें बड़ा अच्छा पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है रिवाइवल हो रहा है। ऑस्ट्रेलवी हरीफ को हराया है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। मेलबर्न के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा था, 11 ममालिक के घुस के, हाँ घर के अंदर घुस के हराया, ये बहुत ही अच्छा है। और 11 ममालिक के 64 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर शरीक थे और अजान ने इस फतह को समेटा है। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस, दुआएं और कांग्रेचुलेशंस टू अजान, जिन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। अल्लाह करे आइंदा भी ऐसे ही करते रहें। और अजान हमारे साथ तो नहीं है फिलहाल, अजान नहीं है, कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश जारी है। हमने थोड़ा सा उनको अप्रोच किया लेकिन कुछ टाइम मैनेज नहीं हो पाया। विल ट्राई कि अजान से दोबारा हमारा राब्ता हो। एक और चीज भी यकसा मकबूल है पूरी हमारी इन तीनों जनरेशन, वो क्या है? वो क्रिकेट है। और क्रिकेट में एक चीज जो तारीखी तौर पर हम नहीं भूले, जिसे हम कहते हैं ना आज तक नहीं भूले, वो है जावेद मियांदाद का वो तारीखी छक्का। पता नहीं जेनजी आपको याद भी हो गए, नहीं तो ये बड़ा मुझे मसला, हमें याद कराना पड़ता है आपको। तो शारजा का मैदान था, पाकिस्तान बिल्कुल आखिरी बॉल पे मैच का डिसीजन होना था और जावेद मियांदाद साहब, में जावेद शेख कहने लगा था, जावेद मियांदाद साहब द लेजेंडरी, द आइकॉनिक पाकिस्तानी बैटर, जिनके बारे में उस वक्त के आइकॉनिक इमरान खान साहब कहते थे कि इससे बेहतर, जावेद से बेहतर कोई बैटर और सुनील गावस्कर से मैंने नहीं देखा जी। तो जावेद साहब ने एक छक्का लगाया था भारत के चेतन शर्मा को और उन्होंने अमर कर दिया था खुद को और चेतन शर्मा को,
और तौसीफ अहमद को भी जो विकेट की उस तरफ थे। अच्छा, वो कहते कि आखिरी गेंद पर छक्का लगा कि मैच जीता था। जी मैच जीता था, जिसकी वजह से जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि शारजा के अंदर एक सीरीज बाकायदा खेली जाती थी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और एशेज सीरीज की तरह उससे बहुत ऊपर ही क्या हीट होती थी और क्या मोमेंट होता था। और जावेद साहब का जो छक्का है, फिर इसके बाद बड़े इनामो इकराम से भी नवाजा गया था। डेफिनेटली बनता है भैया, अगर वो छक्का आज तक याद रखा जा रहा है तो जस्ट इमेजिन उस टाइम पर क्या होगा। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि तब सोशल मीडिया नहीं था, उसके बावजूद अभी तक इतना ज्यादा बोलबाला है। बिल्कुल बोलबाला है, और वो बहुत कमाल। अच्छा, दो छक्के बड़े जबरदस्त है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के अंदर, एक जावेद मियांदाद का और एक आपको याद है एशिया कप में शायद आफरीदी ने आखिरी 3 बॉल्स रहती थी और 2 छक्के लगाए थे। आई थिंक अश्विन को लगाए थे वो छक्के, उनमें भी पाकिस्तान ने मैच जीता था। और ये छक्के आई बिलीव हमेशा इंडिया को याद रहेंगे, शायद आफरीदी के भी और फिर मियांदाद रहने भी चाहिए, दोनों छक्के याद रहेंगे डेफिनेटली। और बोलबाले की हम बात कर रहे थे, हमारे छक्के ठंडे हो गए हैं और इसी वजह से शायद बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं हो रहा है हमारे क्रिकेट का। HBL PSL 10 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला आज होगा, और ये कहा जा रहा है कि इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज है। कांग्रेचुलेशंस इस्लामाबाद यूनाइटेड गोइंग ग्रेट। जीत का रंग लाल है, और वो लाल रंग हमें नजर आ रहा है मजमूई तौर पर। लाहौर कलंदर्स ने 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स अब तक हासिल किए हैं, पॉइंट्स टेबल पर उनका दूसरा नंबर है। सुल्तान्स और जालबी की टीमें अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी हैं। सुल्तान के जो ऑनर है वैसे वो बहुत सी चीज़ों को लेकर बहुत क्रिटिकल नजर आते हैं, तनकीद करते नजर आते हैं। उनकी टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और ये PSL X HBL PSL 10 जारी है, जिसके मुकाबले हैं। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। फॉर नाउ लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड टेबल्स को लीड कर रहे हैं। अच्छा, कराची की थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने पूरा कमेंट करना है, कोशिश करनी है कि इसके ऊपर बात करें कि कराची वाले जो हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं मैचेस देखने के लिए। इस पे आगे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि करें बात। फिलहाल मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं वो पॉलिटिकल हैं, तो हम चाहते हैं जरा पॉलिटिक्स डिस्कस कर लें, फिर कराची भी आ जाएंगे। पसंद है आपको पॉलिटिक्स? मुझे बहुत पसंद है सियासत, खास तौर पे फैमिली पॉलिटिक्स मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन आज हम तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, और बात तो हम डेली करते हैं, इनफैक्ट तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाना है। कल एक और इंपॉर्टेंट वाक़या वंस अगेन हुआ। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप पहुंची थी बानी तहरीक इंसाफ खान साहब से मुलाकात के लिए, वहाँ पे उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जिसमें उमर अयूब साहब थे, सुन्नी तहरीक हामिद रज़ा साहब थे, अहमद खान बचर थे, उन समेत जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सिस्टर्स हैं वो वहाँ पे थी। उनको हिरासत में लिया गया, वैन में बिठाकर चक्री इंटरचेंज से वहाँ पे एक रेस्ट हाउस था वहाँ पे पहुँचा दिया गया, और जहाँ से थोड़ी देर बाद उनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन इससे बड़ी क्या कहना चाहिए, वंस अगेन एक तलखी की सी फिजा पैदा हो गई। आई डोंट नो, ये कहा जा रहा है कि कल क्योंकि मुलाकात का दिन नहीं था इसलिए ये वाला काम किया गया, बट दिस इज नॉट द वे, जो मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस वाक़े पर जब PTI की जानिब से शदीद तनकीद, रेस्ट हाउस जाना? नहीं, मुझे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। वहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ जो हैं, उन्होंने कहा कि बानी PTI से मुलाकातें ना होने की बात जो है वो सियासी शुबदाबाजी है। इतनी मुलाकातें तारीख में किसी सियासी रहनुमा की नहीं हुई हैं, ये उन्होंने जवाब दिया है तनकीद के ऊपर। अब इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा चलते हैं उनकी तरफ। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल क्या वाकई मुलाकात का दिन नहीं था बानी PTI से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखिए, बाकायदा टाइम था और एक अदालती हुक्म भी मौजूद है कि आप नहीं रोक सकते। फिर जुमेरात जो है वो दिन मुकर्रर है मुलाकात का, और बड़ी बदकिस्मती है कि कितने जुमेरात गुजर गए, फैमिली को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती है। इमरान खान से तो इनका खौफ है, हुकूमत का ये तो वाज़ेह है, लेकिन अब इनकी बहनों से भी इनको खौफ होने लगा है कि ये जाती हैं तो पता नहीं क्या डिस्कशन हो जाती है। तो अब इतना खौफ होना अगर है हुकूमत में, और दावे कर रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की होती है सियासी इस्तेहकाम के साथ। अब हुकूमत खुद जानबूझकर हालात ख़राब करना चाहती है। जाहिर है अगर इस तरह की हरकतें होंगी, मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो जाहिर है फिर एहतिजाज होगा। ऐसे में तो फिर आपके पास कानूनी चारा, आपने खुद भी लॉ पढ़ा है, आप कानूनी चाराजोई का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, अदालत के पास आप जा सकते हैं अगर हुकूमत इस तरह की कोई ज्यादती बकौल आपके कर रही है तो। आता तारड़ जैसा बंदा जो है ना, वो तो वजीर होना भी नहीं चाहिए था। देखें, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का हक नहीं रखता। जाली उस पे आया हुआ है। आपको याद होगा कि गवर्नर जाब ने कहा था कि इसकी तो सीट ही जाली है, और ये फॉर्म 47 के जरिए असेंबली पहुंचे। अब उनको ये कहना का हक भी नहीं है। आप मुंतखब जो एक पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, अब उनके हवाले से झूठ बोल रहे हैं, टीवी पर आकर झूठ बोल रहे हैं। इनके खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ का क्या सजा हो सकती है झूठ की?
ये देखें रोज मुलाकातें, कहाँ रोज मुलाकातें हो रही है? ये क्या बाहर के चैनल देखता है? पाकिस्तान के कोई चैनल इनको नजर नहीं आता है जिसपे ये है कि इनकी बहनों को हर बार गिरफ्तार किया जाता है, एक जगह से ले जाके वीराने में छोड़ दिया जाता है। कभी वो फुटपाथों में बैठी होती है, इंतजार कर रही होती है 4-4, 5-5 घंटे, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जानबूझकर हुकूमत हालात खराब करना चाहती है, क्योंकि जो तरक्की के दावे वो झूठे हैं। इन्होंने कोई तरक्की नहीं की है, ना उनके मईशत ठीक हुई है, ना इनका सियासी इस्तेकाम आया है। ये अब हालात ऐसे नहज पे ले जाना चाहते हैं कि एहतजाज शुरू हो और हमारी जान छूटे। ये भागना चाहते हैं। इन्होंने जितना लूटना था लूट लिया मुल्क को। लेकिन एक चीज याद रखें, हर बार ये लोग बीमारी का बहाना बना के चले जाते थे। ठीक है, देखिए आपने खुद ही बता दिया अताउल्लाह तारड़ साहब। मैं सवाल यही करना था वैसे कि अताउल्लाह तारड़ साहब की तनकीद का जवाब आप क्या देंगे? आपने खुद ही दे दिया। फैसल वाडा साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान बनी थी, उसी की तर्ज पे अब PTI पाकिस्तान भी बनने वाली है। क्या वाकई में हम ये समझे कि PTI के इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि एक और पार्टी उसके अंदर से निकल सकती है? ये ख्वाहिश होगी। अगर MQM को जिसने बनाया था उन्होंने इसके हिस्से बखरे किए, PTI को अवाम ने बनाया, इमरान खान की मेहनत ने बनाया, इसके हिस्से नहीं हो सकते। और ये करके भी देख लें तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के भी हिस्से बने थे, लेकिन वो बिल्कुल अवामी पार्टी थी। आपने देखा कि वो सारी चीजें खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। तो ये थोड़ा बाजी से सबक सीखे कि अवामी पार्टियां खत्म नहीं होती हैं, जिनकी जड़ें अवाम में होती हैं वो इस तरह खत्म नहीं होती हैं। जो हालात के मुताबिक पार्टियां बनती है ना, उनके धड़े होते हैं। जैसे मुस्लिम लीग के अंदर नून, शीम, मीम, पता नहीं क्या क्या और भी मजीद बन सकती है। लेकिन PTI में कोई वो क्लेम भी तो यही करते हैं ना कि आपकी भी उस तरह से अवामी पार्टी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट बैक पार्टी है। और दूसरा ये कि धड़े तो बहरहाल बन गए। परवेज खट्टर साहब इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आपकी कैबिनेट के। बहरहाल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो मुश्किलात रोज़ रोज़ बढ़ रही हैं, अब इतलात ये भी आ रही हैं कि कुछ पस पर्दा बातचीत भी हो रही है, कुछ नेगोशिएशंस भी हो रही हैं। क्या ऐसा है? अगर हो रही हैं तो किसके दरमियान और क्या हो रहा है? देखिए, हमने तो कभी दरवाजे बंद नहीं किए ना। अब मुज़ाकरात के दरवाजे तो इमरान खान ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन मुलाकात उन लोगों के साथ, मुज़ाकरात उन लोगों के साथ हो सकते हैं जो कि कोई इख्तियार भी रखते हो ना। अब इस हुकूमत के साथ बैठ के हमने क्या करना है? अता तारड़ के साथ बैठ के क्या करेंगे? वो तो इस तरह शोकदबाजियां होंगी। बात यह है कि अगर कोई संजीदा बात हो सकती है, देखिए इमरान खान अपने लिए ना अपने नबूशा बीबी के लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, कोई NRO नहीं मांग रहा, कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, किसी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। वो ये कहते हैं कि मुल्क के खातिर अगर बातचीत होती है तो करें, मुल्क के मुफाद में करें। लेकिन ये हुकूमत जो है वो तो पार्टी को क्रश करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। जोर लगा भी दिया इन्होंने, नहीं खत्म कर सकी। अब ये समझ आना चाहिए इस हुकूमत को कि तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया जा सकता। आप बेशक धड़ेबंदियां बीच में अपने बंदों को डाल के धड़ेबंदियों का नाम दे दें, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। आपने 8 फरवरी को देखा, वोट किसका था? इमरान खान का था। लोगों ने आवाम उम्मीदवारों को तो नहीं देखा, उन्होंने तो ये कहा इमरान खान के उम्मीदवार कौन सा है। तो शौकत साहब फिर करना क्या है? बातचीत का भी उस तरह से इम्कान हमें नजर नहीं आ रहा। उसके बाद एहतजाजी तहरीक, जो एजुटेशन की पॉलिटिक्स PTI का खासा हमेशा से रही है, वो भी इस वक्त हमें फिलहाल उसका इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो फिर करना क्या है PTI ने? क्या इस किस्म की सियासत से फिल वक्त दूर रहना या कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी है? जब इमरान खान कहेगा, जब हालात ऐसे होंगे, मेरे ख्याल से वैसे तो तैयारी हो रही है पार्टी के अंदर। जुनैद अकबर साहब भी कह चुके हैं कई दफा कि उन्होंने तो कह दिया वर्करों की तैयारी करें, और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हम KPK से जाने वाले तमाम रास्ते जो दूसरे सूबों को जाते हैं, हम सारे रास्ते बंद कर देंगे। तो ये तो उन्होंने कह दिया, जाहिर है उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का जो फैसला है वो पार्टी करेगी, इमरान खान साहब करेंगे। और जब उन्होंने कॉल दी, इंशाल्लाह ताला तहरीक शुरू हो जाएगी, क्योंकि तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। जगह जगह कन्वेंशंस हो रहे हैं, हमारे पार्टी के इज्तिमा हो रहे हैं, बड़े कामयाब जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
ये जो कहते थे कि लोग डर गए हैं, खौफजदा हैं, बयानात से थोड़ी सी मुख्तलिफ तस्वीर हमें नजर आती है। जो बयानात आप दे रहे हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ तस्वीर है, लेकिन चलें, आपका पार्टी का मौक़िफ़ है और हमने आपका मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचाना है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस मामले पर बात की। क्विक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे, कनाडा में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए इस वक्त इंतखाबी मुहिम जारी है। कनाडा के इंतखाबात वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और ख़ासतौर पर अमेरिका कनाडा ताल्लुकात के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इस सब पे हमने जस्टिन ट्रूडो का सक्सेसर कौन होगा इसके ऊपर बात करेंगे, किसके इम्कानात ज्यादा। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिए। फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद और एक बड़ी खबर आपको देंगे। इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी हैं और जो दोनों कैंडिडेट्स हैं ना वो मैदान मारने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में नहीं, कनाडा में। नहीं पाकिस्तान में अभी दिल्ली दूर है। कनाडा के नए वज़ीर आज़म मार्क कार्नी इलेक्शन के जरिए अपनी हुकूमत को मजबूत मैंडेट फराहम करना चाहते हैं। आपको मालूम है ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया था। अब 28 अप्रैल इज गोइंग टू बी द डी डे। इन इंतखाबात में जो लिबरल्स हैं और जो कंजर्वेटिव्स हैं इनका मुकाबला वहाँ पे 343 मजबूती तौर पर नशिस्तें हैं। कांटेदार मुकाबले की तवक्को है और जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में महंगाई और अमेरिका के साथ जो एक ट्रेड वॉर है उस पर उन पर बहुत प्रेशर था। इसके बाद मुस्ताफ़ी हुए थे, तो हमने कहा क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कनाडा का इलेक्शन क्या इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान कनाडा रिलेशनशिप को लेकर और खासतौर पर अमेरिका कनाडा रिलेशनशिप को लेकर क्या ये भी है। लेकिन एक और चीज़ जो आम आवाम की या पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वाली वो ये कि इमिग्रेशन लॉज, आपको बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कनाडा में गए हैं जब से इन्होंने इमिग्रेशन लॉज जो है उनको थोड़ा बहुत बड़ी तादाद में जाना चाहते भी हैं, तो इससे भी क्या फर्क पड़ेगा और लोग नजरें जमा कर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो कांटे के मुकाबले की आपने बात की, कांटे का मुकाबला क्या होता है, हमारे साथ मौजूद है शेरदिल मौजूद हैं जो कि एंकर भी है लेकिन आजकल कनाडा मुकीम होते हैं, कनाडा में चले गए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। शेरदिल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। जरा बताइए, कांटे का मुकाबला चल रहा है कनाडा के अंदर इंतखाबी मुहिम में, नारे लग रहे हैं? बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया इमरान। बिल्कुल नारेबाजी का आगाज हो चुका है। जो गहमा गहमी जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं उस तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि हलचल है और गहमा गहमी है यहाँ पर, माहौल बन गया है। क्योंकि कल जुमा है और कल से अर्ली वोटिंग शुरू हो रही है। ये ईस्टर वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है और इस पे अर्ली वोटिंग का इलेक्शन कनाडा ने अनाउंसमेंट किया है कि लोग बड़ी बड़ी कतारों से बचने के लिए इन वोटिंग डेज को अवेल कर सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं। तो कैंपेन्स जारी हैं, कैनवसिंग हो रही है, उम्मीदवार एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और फेडरल लीडर्स की डिबेट्स भी हुई हैं कल और आज। तो बड़ी जबरदस्त हमारा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें एक तो इस तरफ आएंगे स्लोगन्स क्या हैं, किस पार्टी की पोजीशन तगड़ी है, लेकिन हमारा चूंकि मेजर इंटरेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेकर है, उन लॉज को लेकर है जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, इमिग्रेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, आप उनको बेहतर समझते हैं। इस बारे में हमें बताइए किस पार्टी का क्या स्टैंड है और झुकाव जो वहां पे लोग ऑलरेडी हैं उनका किस पार्टी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? इमरान, हमेशा से जो लिबरल पार्टी है वो ओपन रही है इमिग्रेशन को लेकर। उन्होंने बहुत से ऐसे लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट में जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा आ रहे हैं और यही एक वो पॉइंट है जो लिबरल्स के पास है और इसका वो बहुत प्रचार करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि हम बहुत वेलकमिंग हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स आए, ज्यादा से ज्यादा लोग कनाडा को अपना घर बनाएं। जबकि दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स हैं, उनका स्टांस थोड़ा सा मुख्तलिफ है इमिग्रेशन को लेकर। वो बिल्कुल ब्लॉक नहीं करना चाहते इमिग्रेशन, वो चाहते हैं कि एक खास लिमिट हो और जितने लोग यहाँ पर आए उनको अच्छे तरीके से सेटल किया जाए और फिर बाकी लोगों को बुलाया जाए। तो थोड़ा सा फर्क है इमिग्रेशन लॉज को लेकर और इसके पीछे जो उनकी मंतक है, सोच है, उसको लेकर। लेकिन ज्यादा ओपन जो है वो लिबरल्स ही हैं। लिबरल ज्यादा ओपन है, लेकिन उसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ गया। तो व्हाट डू यू थिंक, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मार्क कार्नी है जो कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से हैं, लिबरल पार्टी से, उनका पलड़ा ज्यादा भारी है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर हमें अपने इंतखाबात याद आ जाते हैं इलेक्शन मोड में आ रही है, या फिर जो दूसरे हैं पॉलीवुड, उनकी अगर हम बात करें कि उनका जरा ज्यादा चांसेस ज्यादा है, आपका दिल क्या कहता है शेरदिल? मुकाबला बहुत सख्त है। जो लेटेस्ट सर्वेज हैं उसके मुताबिक जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। 43.3% लिबरल्स लीड कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे बिल्कुल पियर पोलिएव हैं जिनका 38% के करीब जो रेटिंग है वो जा चुकी है पोल में। लेकिन
आप ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे मौके आते हैं इलेक्शन से पहले, जैसे ये 2 डिबेट्स अभी गुजरी हैं जिसमें फेडरल लीडर्स ने डिबेट की है, बहुत से अपने जो प्लान है वो लोगों तक पहुंचाए हैं, तो उससे भी फ्लक्चुएट करती है। और जिस तरह मकबूलियत बढ़ रही है कंजर्वेटिव्स की, खासतौर पर क्राइम के मामले को लेकर, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है क्राइम के कनाडा में इस वक्त क्राइम रेट क्या है। अच्छा, गेटिंग बैक टू द इमिग्रेंट्स फैक्टर अगेन, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप ज्यादा हुआ है तो मैं चाहता हूं उस पर जरा ज्यादा बात कर लें थोड़ा सा। इनका वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है जो इमिग्रेंट्स हैं वहां पे, ये वाली जो कम्युनिटी है, खासतौर पे पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों को मिला के मैं पूछ रहा हूं, और क्या ये एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है किसी उम्मीदवार या पार्टी को जिताने के लिए? यकीनन हो सकता है, और इसकी एक मिसाल हमने देखी अब से कुछ अर्सा पहले, जो फेडरल के अलावा दूसरे इंतखाब होते हैं जिनको सूबाई या आप कह सकते हैं प्रोविंसेस के इंतखाबात वो हुए, और उसमें एक हल्के की मैं आपको मिसाल दूंगा कि एक मिसिसागा एरन मिल्स का हल्का है, और उसमें दोनों कैंडिडेट्स मुसलमान कैंडिडेट थे, कैसर डार पाकिस्तानी ओरिजिन के और एक शरीफ सवरबी जो अरब डिसेंट के हैं, और उन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला था और सिर्फ 20 वोटों से शरीफ जो हैं वो जीते हैं। तो ये मार्जिन आप देख सकते हैं कि इतना क्लोज भी कुछ हल्कों में गया है, और उसमें डिसाइसिव वोट्स जो हैं वो हम इमिग्रेंट्स के हैं। अच्छा शेरदर, जितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं करीब रहकर, आपने पाकिस्तान के इलेक्शंस भी कवर किए हुए हैं, आपको तब्दीली एक तो क्या महसूस तब्दीली आ रही है? वहाँ पर तब्दीली आ रही है, वैसे तो आ ही रही है क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो चले गए हैं, लेकिन जो एक धांधली का इल्जाम, या पहले से कहना शुरू कर देते हैं जी प्री पोल धांधली शुरू हो गई है, उसके बाद इलेक्शन के बाद जी पोस्ट पोल धांधली भी शुरू हो रही है, नहीं, वहाँ पे कोई इमरान खान नहीं है। खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर तो थे ना जी शेर, जिस तरह आपने तब्दीली की बात की है, यकीनन ये नारा यहाँ भी है। और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कहते हैं कि 10 साल आपने लिबरल्स की हुकूमत देखी है, अब उनको चौथी टर्म से पहले मजीद आपने क्या देखना है, इसलिए वो चेंज का नारा लगा रहे हैं। और जिस तरह आप कहते हैं कि यहाँ पर धांधली के नारे, उस तरह नहीं है, क्योंकि सिस्टम एक बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है और बड़ा वाटर टाइट सिस्टम है, तो इस किस्म के इल्जाम लग नहीं सकते। निगरान सेटअप तो नहीं बनता है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक निगरान सेटअप बनता है, यहाँ पर वही गवर्नमेंट करवाती है इलेक्शन जो होती है ऑलरेडी पावर में? जी वही होती है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कनाडा जो है वो इदारा एक इंडिपेंडेंट होता है जो तमाम इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। ये ब्लेसिंग सिर्फ हमारे मुल्क में ही है, निगरान सेटअप वाली भी बिलीव। अच्छा शेदिल, क्विकली, जो अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं या जो अमेरिका में लीडिंग पार्टी होती है, उसकी पॉलिसीज का कितना असर कनाडा के ऊपर आता है? सॉर्ट ऑफ सिस्टर कंट्रीज एक दूसरे के साथ हैं बिल्कुल, और काफी इनका कोऑपरेशन भी रहा है पिछले कुछ अरसे को लेकर, हम अगर कहें प्लीज। आप सिस्टर्स सुटेली सिस्टर्स की तरह बिहेव कर रही हैं। लड़ाई अब सिस्टर्स जो हैं वो लड़ाई कर रही हैं, और ये सबसे बड़ा इस वक्त नारा है इस इलेक्शन में, जो डोनाल्ड ट्रंप ने नारे लगाए कि हम कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, वो बहुत खतरनाक नारे हैं, और यहाँ पर इसको बहुत सीरियस लिया जा रहा है। और जिस तरह टैरिफ्स लगाने की बात हुई और टैरिफ लग गए, और कनाडा को अब अपनी सॉवरेनिटी का खतरा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा नारा उभर कर आया। और लोग जब भी हम जाते हैं, हम कवर करते हैं इस इलेक्शन को, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि अमेरिका हमारी सॉवरेनिटी चैलेंज कर रहा है। अच्छा, जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पे कनाडा के अंदर सख्त स्टांस ले, जी बहुत बड़ी तादाद में है, और जो एक बड़े सिख लीडर की डेथ के बाद एक इंडिया कनाडा कंट्रोवर्सी भी चली, वी रिमेंबर, जिसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि इंडिया की स्टेट मुलव्विस है इस कत्ल के अंदर, और एक वो तलखी अब तक भी मौजूद है, और उस पर अमेरिका ने कैनेडियन स्टैंड को सपोर्ट किया था। सिख कम्युनिटी कैसे देख रही है इन इंतखाबात को, और उनका वोट? एक उनकी अपनी पार्टी भी है, थर्ड पार्टी, हाँ ओब्वियसली उनकी पार्टी भी है, तो इस इलेक्शन के अंदर जो सिख कम्युनिटी है उसकी तवज्जो किस तरफ है ज्यादा? जो सिख कम्युनिटी है वो मुख्तलिफ जमातों को सपोर्ट करती है, अपनी अपनी उनकी जो राइडिंग्स हैं उनके मुताबिक मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करती है। लेकिन यकीनन ये फैक्टर है कि जो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप्स रहे माजी में, वो बहुत बेहतर रहे, और बहुत सी हमने देखा कि उसमें तब्दीली भी आई। हरदीप
सिंह निज्जर के कत्ल के बाद सूरत हाल बिगड़ना शुरू हुई, तो ये भी एक फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि जो भी कैंडिडेट कनाडा की बात करता है उसको ज्यादा सपोर्ट मिलती है 30 सेकंड में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए जो है ना कौन पार्टी, लिबरल या कंजर्वेटिव, वैसे तो कनाडा के साथ पाकिस्तान के इतने ज्यादा कभी इश्यूज उस तरह से रहे नहीं है, लेकिन बेहतर पाकिस्तान के लिए कौन सी पार्टी रहेगी? पाकिस्तान का चूंकि कनाडा का इतना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, अगर इसको एक डिफरेंट पैराए में देखा जाए तो वो यही है कि अगर लिबरल्स आते हैं तो वो इमिग्रेशन के हवाले से फ्लेक्सिबल हैं, तो वो अगर पाकिस्तान की वर्कफोर्स की बात की जाए, पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए, तो वो पाकिस्तान से कनाडा आना चाहते हैं एज ए स्किल इमिग्रेंट, तो वो किसी हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली मैं समझता हूं कि कनाडा का इतना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की सियासी पैरामीटर। चले हम इंतजार करेंगे शेदिल, इंतखाबात भी हो जाएं, फिर नताइज का ना गैर हतमी गैर सरकारी या हतमी और सरकारी, तो आपसे अपडेट लेते रहे। बड़ा इसी तरह से अनाउंस भी करवाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली आपने हमें आगाह किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वहां पे तो ऐसी ब्रेकिंग्स ऑफ कोर्स नहीं होती होंगी जैसे हम करते हैं कि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पहला गैर सरकारी ब्रेकिंग न्यूज़ का, मतलब हमने तो क्या ही ट्रेंड सेट किया ना, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। बहरहाल जी, कैनेडियन इलेक्शंस, वहां पे जो हमारे इमिग्रेंट्स आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान से किसी और मुल्क से, उनके लिए क्या इंपैक्ट करेंगे। अमेरिकन इलेक्शन के एपिसोड के बाद अब जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत कंसर्न हो गए कि दुनिया में क्या तब्दीली आ सकती है जब चीजें नई लीडरशिप। कनाडा के अंदर भी तब्दीली आ सकती है और लोग सोच रहे हैं अब सीरियसली, और अगर कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं तो फिर हमारा ये जो बाहर जाने वाला मामला है ना, जो लोग जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद, और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनसे हमने पहले भी कई मरतबा आपकी मुलाकातें करवाई हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रही हैं, मुआशरे के लिए एक इम्पैक्ट जो है उनका इस तरह का है जिसके ऊपर लाजमी बात होनी चाहिए, लेकिन आज उनको बुलाने का मकसद जो है ना वो कुछ और जी, उनका अवार्ड है, इसका मकसद जो उन्होंने हासिल किया है पाकिस्तान का, नाम रोशन किया है बिल्कुल। 40 अंडर 40 ग्लोबल चेंज मेकर्स की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करने में कामयाब हुई हैं। हम फिजा फरहान की बात करें, इससे पहले विद डिफरेंट CEOs यू आर अ चांस उनसे मिलने का। आज अनफॉर्चुनेटली जब इतना बड़ा मौका है फिजा, तो वी समहाउ मिस दिस थिंग कि आप यहाँ पे नहीं हैं। फर्दर थोड़ा सा आप इनसे बात भी कराते हैं आपकी, लेकिन आपको बता दें कि ये एजाज़ उन नौजवान लीडर्स को दिया जाता है जो पायदार तरक्की के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं और पॉजिटिव चेंज के लिए काम करते हैं। एंड फिजा हैज डेफिनेटली प्लेड हर रोल और इसी वजह से उनको एक्नॉलेज किया गया, पहचान दी गई। मौजूद है फिजा फरहान, आप बगैर वक्त ज़ाय किए आप बात करवाते हैं उनसे। फिजा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इतना बड़ा एजाज़ माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी खुश हैं आप और क्या एहसासात क्या है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू जॉइन यू गाइस। जैसे मैंने पहले कहा, हमेशा इन पर्सन मुलाकात होती तो ज्यादा मजा आता है, बट as good as it can be। अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील कि दिस अवार्ड, ये जो रिकग्निशन मिला है, ये ना सिर्फ क्योंकि आई वाज द ओनली पाकिस्तानी ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ये मेरे लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। मतलब अगर मेरी वजह से वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, इट्स फॉर पाकिस्तान एंड स्पेशली फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। और मुझे ऐसे लगता है जैसे पिछले 10 साल पहले जब 30 अंडर 30 की बात चल रही थी तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 मिला था, तो इट फ्यूल्ड मी विद दिस एनर्जी कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ और मुझे और करना चाहिए, मुझे और बेहतर करना चाहिए। एंड आई थिंक अलमिया इज वेरी वेरी काइंड कि 10 साल बाद अब एक नए माइलस्टोन पे देयर इज अ न्यू अवार्ड दैट केम अप 40 अंडर 40 ग्लोबल, जिससे आई फील कि अब इट हैज फ्यूल्ड मी अगेन with more commitment for the next 10 years कि मैं और अच्छा very well deserved award फिजा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा माइंड में था कहीं पे कि इस हद तक मेरी जो सर्विसेज हैं उनको एक्नॉलेज किया जाएगा और रिकग्नाइज किया जाएगा, that I'll be awarded with this, ऐसा माइंड में था कभी या बस हो गया ये? टू बी ऑनेस्ट, माइंड में ये नहीं था, माइंड में बस ये था कि और अच्छा क्या कर सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं। जैसे you know, I'm an opportunist. Wherever I find an opportunity, I like to make the most of it. जैसे चैंपियंस ऑफ चेंज कोलिशन जो है, जो आप लोगों को पता है, हमने बहुत बार बात की उसके साथ, एंड नाउ हमारा पाकिस्तान का ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप ग्लोबली। वो मुझे एक कन्वेंशन पे आई मेट द फाउंडर एंड शी टोल्ड मी अबाउट द चैंपियंस ऑफ चेंज कोलिशन इन ऑस्ट्रेलिया, एलिजाबेथ ब्रॉड्रिक, और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया इसको पाकिस्तान लेके आना है।
सो आई फील जो मुझे लगता है कि कोई बेहतरी आ सकती है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की खवातीन के लिए, इकोनॉमी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रोग्रेसिव चीज आ सकती है या की जा सकती है, आई जस्ट जंप ऑन इट। एंड देन आई रियली लाइक द वे यू यूज दिस टर्म अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली इसको नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन बड़ा पॉजिटिवली आपने इसको यूज किया, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आप जब से आप काम कर रही हैं डिफरेंट सोशल इश्यूज के लिए और अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल कर रही हैं कि एक पॉजिटिव चेंज आ सके, व्हाट डू यू थिंक आपके माइलस्टोन्स क्या हैं जिसके ऊपर आपको फख्र है कि हाँ मैंने ये काम किया, इसके ऊपर मुझे है कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ चेंज लेकर आई हूँ मैं सोसाइटी के अंदर? यार वेल आई फील कि सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रोजेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो हमारे चैंपियंस ऑफ चेंज कोलिशन हैज बिकम अ ग्लोबल माइलस्टोन, लाइक इट्स बिकम अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। ग्लोबली हमारे पाकिस्तान ग्रुप की बेस्ट प्रैक्टिसेस, पाकिस्तान ग्रुप के काम को देखा जा रहा है और सराहाया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर एट द UNCSW कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हम पाकिस्तान का एक सेपरेट साइड इवेंट भी करने जा रहे हैं। तो चैंपियंस ऑफ चेंज कोलिशन आई थिंक रिसेंट टाइम में मेरी सबसे बड़ा माइलस्टोन या झंडा है जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ। उसके अलावा आई फील के थैंक गॉड विद द वर्क दैट आई डू, क्योंकि आई एडवाइज गवर्नमेंट्स एंड UN एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर नई चीजें करने के लिए। जैसे अभी हमने रिसेंटली यूनिसेफ का पहला पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर एडवाइजरी काउंसिल बनाया। 12 शख्सियत ऐसी जो कि एजुकेशन में बहुत मतलब अच्छा काम करी है, उनको वी ब्रॉट देम टुगेदर इन यूनिसेफ पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर एडवाइजरी काउंसिल। सो एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग काइंड ऑफ क्रिएट्स a new opportunity for the future. So अब वो एडवाइजरी काउंसिल बहुत अच्छा काम आगे करना शुरू कर जाएगा, राइट? इम्पैक्ट इसका आता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। इंक्लूसिविटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 3 से 4 बड़े शोबे हैं दैट यू आर वर्किंग ऑन। वुमेन राइट्स हैं, क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर, या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है, फिर शमसी तवानाई के ऊपर भी, और नाउ वी वर जस्ट रीडिंग अबाउट इट, ये लाइटिंग अ मिलियन लाइव्स, ये क्या है? व्हाट इज इट? So Lighting a Million Lives, Suji, it was my old project when I was the CEO of Baksh Foundation. मेरी पिछली जिंदगी में मैं Baksh Foundation, Baksh Energy की CEO थी. So उस वक्त पे we, as a practitioner, I went down in the communities and we launched this project of energy access in villages जहाँ पे बिल्कुल बिजली नहीं है, और energy access का जो जरिया था वो women energy entrepreneurs थी. So ये एक natural nexus create हो गया between renewable energy and women empowerment, जो फिर which I've taken on forever now. But I feel कि जो काम मैं करती जा रही हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी तौफीक दे, they are creating new realities and a positive future for Pakistan, while पाकिस्तान का एक बहुत positive चेहरा is being created or endorsed on the international stage. Of course, all these global networks that I'm a part of, I think I'm the only Pakistani. जैसे अभी हमने recently launched किया Women Faith and Climate Change Network. ये FCDO UK government का network है with the Italian government. Again, I'm the only Pakistani. So I feel these are all opportunities to represent the positive face of Pakistan, the positive face of the woman of Pakistan, which I think and that's why we are very proud of you. बहुत ज़्यादा हमें फ़ख्र महसूस भी होता है। अच्छा फिज़ा, वैसे तो हम पहले भी इसके बारे में कई मरतबा बात कर चुके हैं, आप भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने काम के बारे में भी बताती रही हैं और हमें ये डिस्कस करते रहे कि क्या क्या होना ज़रूरी है। वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स राइट नाउ वुमेन एम्पावरमेंट के फैक्टर को अगर देखा जाए? आपको लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं या फिर अभी भी हमें कोर्स करेक्शन की जरूरत है अपने? यार कोर्स करेक्शन की जरूरत तो हमेशा रहेगी, बिकॉज परफेक्शन तो कहीं भी नहीं है। परफेक्शन तो यूरोप में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आती है, रेटिंग आती है, जिसमें हम सेकंड टू लास्ट प्लेस होते हैं, व्हिच पिंचेस मी अ लॉट, एंड बाय द वे ऑलरेडी आई एम इन टॉक्स विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन दैट, क्योंकि उसको चेंज करना सबसे बड़ा मेरे लिए माइलस्टोन है नेक्स्ट। आई फील वो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी गोइंग ऑन, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड वर्क द प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग, स्पेशली फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। जो ये मेरे चैंपियंस ऑफ चेंज कोलिशन के मेंबर्स हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी इनिशिएटिव्स, उनकी पॉलिसीज हैव बिकम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो बहुत अच्छा काम हो रहा है। पैरामीटर्स को भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ पे कल्चरल, अगर हम अपनी तहजीब की बात करें, सकाफत की बात करें, इट इज़ वेरी डिफरेंट देन देम। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात होनी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। देखो जैसे जैसे इंस्पिरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रोल मॉडल्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ग्लास सीलिंग्स ब्रेक हो रही हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, मूविंग वेरी स्लोली। आई विश आई कुड लाइक मैं पहियों को जरा तेल लगा के तेज करवा दूं किसी तरह, बट वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बस यहाँ पे फाइल्स को पहिए लगते हैं, पहियों को तेल नहीं लगता है प्रोसेस के तेज होने के लिए। फिजा क्विकली, बहुत सारी आपकी ऐसी एज फेलोज हैं
जो लाइफ में आपका एक बड़ी अच्छी मुझे टर्म लगी मेरी पिछली जिंदगी में, यार एक लाइफ के अंदर आप कई लाइफ्स जी सकते हैं, ट्रस्ट मी, और ये बड़ी अच्छी आपकी एग्जांपल है। मैं तो इसको फॉलो करने जा रहा हूँ, इंस्पायर कर दिया फौरन से आपने। लेकिन मैं उन खवातीन, खास तौर पे आपकी एज फेलोज, जो कि जिंदगी में कुछ लोग कामयाब भी होंगे, कुछ थोड़ा नहीं भी होंगे, लेकिन इसको चेंज करना, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, पर्पसफुल बनाना लाइफ के लिए, आपने माशाल्लाह ये अचीव किया एंड यू स्टिल ऑन अ वे। कोई सजेशन उनके लिए, कोई टिप्स? डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरा उनको कोई मशवरा दें, उनको गाइड करें कि वो कैसे उस एक सर्टेन टैबू से निकलें, उस सर्कल से निकलें और अपने आप को मनवाएं दुनिया के सामने, प्लीज। Absolutely, absolutely. I think, you know, ये बहुत ज़रूरी है, and I do this on a daily basis, formally, informally, consciously, unconsciously, wherever I go, I start talking to young women and inspiring them, because उनको अपना पोटेंशियल याद कराना बहुत ज़रूरी है। औरतें खुद भूल जाती हैं कि उन्हें पोटेंशियल क्या है, औरतें खुद भूल जाती हैं उनका पर्पस क्या है। और जब तक वो खुद इस बात को नहीं मानेंगे कि उनके अंदर पोटेंशियल है, पर्पस है जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने का, कुछ करके दिखाने का। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इकोनॉमिक रीजन की वजह से काम करो, यू नो, अगर आपको नहीं भी जरूरत, एक पर्पस के लिए काम करो। फिजा फरहान का मकसद क्या है, you know, XYZ का मकसद जिंदगी का क्या है, and then once you decide that you will achieve the life of your potential, हर कोई आपके फेवर में आ जाएगा। लोग कहते हैं गवर्नमेंट नहीं करी, प्राइवेट सेक्टर नहीं करा, माँ बाप ने इजाजत नहीं दी, एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। You have to take the first step, definitely। बेमकसद जिंदगी मत गुजारिए। Congratulations फिजा, once again हमें बहुत बहुत खुशी है, and I hope जब भी आप अवेलेबल हों तो हमारे पास स्टूडियो में आए ताकि हम दोबारा इसके बारे में बात करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। फिजा फरहान हमारे साथ मौजूद थी, इंस्पिरेशन है, और 40 ग्लोबल चेंज मेकर का टाइटल जो है वो इन्होंने अपने नाम किया है। अब हमें आगे बढ़ना, आपसे मुलाकात अपने करवाई, आई होप आपको पसंद। भाई मुझे यकीन है आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी फिजा से मिली होगी, मुझे डेफिनेटली मिली है, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट ऐसी शख्सियात का इसलिए आता है बिकॉज जहाँ पे इतनी सारी बुरी, अजीबो गरीब, डार्क किस्म की खबरें हैं, वहाँ पे एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी सामने आती है जो आपको बताती है कि देयर इज अ रे ऑफ होप, यू नो, आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इस सोसाइटी में रह के भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आपको बताएं जब वापस आएंगे तो बहुत अहम दिलचस्प मौजूद जो कि हमारे शो का हिस्सा रहता है, ऑफ एंड ऑन हम लेकर आते रहते हैं, वो है कि मर्द घर में इतना वक्त क्यों नहीं गुजारते। ये बात मेरे जैसे मर्द के लिए नहीं होगी क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त घर पे ही गुजारता हूँ, हाँ, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो इसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है, और दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है अगर ये वाकई एक प्रॉब्लम है घर के अंदर, इस पर भी हम बात करेंगे। में कोई नफ्सियाती पहलू है? नफ्सियाती पहलू है इसका कोई, इसमें भी या फिर कोई और इसकी रीज़न है, कल्चरल पहलू है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपने हमारे साथ रहना है, हमारे साथ दो इंतहाई अहम गेस्ट मौजूद होंगे, वो इसके ऊपर रोशनी डालेंगे मुख्तलिफ पहलुओं पर। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतहाई अहम मौजू जिसके हवाले से टीज़र आपको हमने दे दिया था कि ये जो मर्द हैं, मर्द हजरात हैं, घर पे इतना वक्त क्यों नहीं गुजारते। अगरचे के कुछ लोगों के हवाले से ये भी होगा कि घर पे इतना वक्त क्यों गुजारते हैं, बाहर क्यों नहीं जाते, लेकिन मेनली इस इशू की बुनियाद क्या है, इसका नफ्सियात से क्या ताल्लुक है या ह्यूमन साइकोलॉजी से इसका क्या ताल्लुक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। इसका जवाब एक या दो वजूहात नहीं है एक्चुअली, ये जो इतना इंपॉर्टेंट इशू है, ये एक सोशल प्रेशर भी हो सकता है मर्दों के लिए जो अपने करियर को तरजीह देने पर मजबूर करता है, एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है समहाउ, या फिर हो सकता है मेंटली आप इतने केपेबल ना हो कि आप अपने आप को वक्त देकर भी अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल फैक्टर्स। इमरान, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं है कि आप काम को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, वो घर में इतना टाइम नहीं दे पाते, वो सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने दोस्तों को टाइम दे रहे होते हैं, तो उनकी जो वाइफ्स होती हैं या घर की खवातीन होती हैं, उनको ये शिकवा उनसे रहता है कि भाई ये टाइम नहीं देते। ठीक है, अब हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी, उनसे सारे पहलुओं पर बात करेंगे कि क्या-क्या रीजंस जो है ना, इसमें मुझे बताइए कि इमोशन इन्वॉल्व करने हैं, इसको सिर्फ प्योरली नफ्सियाती मसले के तौर पर। अच्छा, एक आधा सवाल इमोशन का भी कर लेंगे। इंसान इमोशंस के बगैर क्या है कि हमें टाइम नहीं देते तो खवातीन वैसे ही ये गिला। अच्छा, मुझे ये बताएं ना, आप क्यों नहीं देते घर में टाइम? आप लोग क्यों नहीं घर में टाइम देते? आप क्यों नहीं देते? मैं बहुत टाइम देता हूं, मैं इतना टाइम देता हूं, घर वाले कहते हैं बाहर भी चले जाएं। अच्छा, ये दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जो बहुत ज्यादा घर में रहते हैं और जो बहुत ज्यादा घर से बाहर रहते हैं, रीजन क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसके पीछे क्या है। हमारे साथ दो बड़े अहम और पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात हमारे साथ तायरा मलिक साहिबा मौजूद हैं, अक्सर आप उनको देखते हैं हमारे शो के अंदर, स्टूडियो में मौजूद हैं। तायरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। बिल्कुल ठीक। ये कहा जा सकता है ऐसे मौजूद के लिए बड़ी मौजूद शख्सियत जिस पे बात कर सकते हैं, तायरा हमारे साथ है, और इमरान यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे साथ वीडियो लिंक में। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। आप माइंड एंड साइंसेज, आपकी एक्सपर्टीज है इसके अंदर और आप उस पर बात करते हैं। सो तायरा, आपकी इजाजत से जरा थोड़ा सा मैं उनको दूर होने का दूंगा, मैं जरा पहले इमरान साहब की राय इस पे ले लेता हूँ। एक तो इस मौजू के हवाले से आपकी क्या राय है, मौजू ये अहम कितना है, क्या वाकई आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ का बैलेंस इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ऐसे मौजूआत पे बात होनी चाहिए कि कौन घर पे कितना रह रहा है और बाहर कितना रह रहा है? इमरान साहब।
सर मर्द और शौहर की जो जिम्मेदारियां हैं उसका पहला पैगाम दरबार मदीना से सुन लेते हैं। कुरान पाक की क्लियर आयत है कि तस्कीन, सुकून, सकीनत, हमने तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो। हमने रात बनाई इसलिए कि तुम इसमें सकीनत हासिल करो और दिन में अल्लाह का फजल तलाश करो। हमने तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाए। मैं तीनों पुरानी आयत का मैंने आपको तर्जुमा बताया। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाम का जो वक्त है मगरिब के बाद का, उसका ऊपर आपकी बीवी का हक है। ये आपने सुन लिया ना। अब आप नफ्सियात के पहलू पे सुन लीजिए कि इससे अगेंस्ट अगर इंतहाई जरूरत के अलावा कोई बंदा इसके अंदर वायलेशन कर रहा है तो वो उसके ऊपर सवालिया निशान है। ये बड़ा क्लियर है। बाकी तो जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि हमारे यहाँ जिस तरह भी शादी चलती है थोड़े दिनों के बाद वो उसके अंदर वो अट्रैक्शन चली गई है और जहनी हमआहंगी चली गई है। यानी फिजिकल कनेक्शन तो शायद मौजूद हो लेकिन मेंटल कनेक्शन मौजूद नहीं है। तो अब वो जो उसकी जहनी आसूदगी समझते हैं कि शायद मुझे बाहर मिलेगी, मैं घर से बाहर निकलता हूँ। दूसरी एक और जो सबसे ज्यादा जो है वो जो नहीं समझते हमारे, वैसे ही मर्द इस मामले में मुझे शायद पसंद नहीं करेंगे और खवातीन मुझे ज्यादा इंडोर्स करेंगी कि क्योंकि मैं शायद उनके हुकूक की बात कर रहा हूँ और मैं वो बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने आयत आपको पेश कर दी है। इस पैनल में आप और मैं ही थे जिन्होंने मर्दों के हुकूक पे बात करनी थी। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द राइट्स, सिर्फ राइट्स की हम बात नहीं कर, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं इमरान भाई, लेकिन मैं तायरा से चाहूंगी कि वो उसका जवाब दें कि ये फिनोमेना है क्या, क्यों मर्द जो है ना वो ज़्यादा घर से बाहर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। क्या उनकी ब्रॉटअप के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली जाती है, मर्द है इनको बाहर जाना है, ये बाहर जा सकते हैं, ईजी है जाना उनके लिए, कोई टैबू नहीं है। खवातीन अगर जाने की बात करें तो ज़्यादा, अगर ये रोल उलट होते तो क्या हम खवातीन के बारे में भी ऐसी बात कर रहे होते? अच्छा, मैं एक बात करेक्शन करती जाऊँ, घर में रहना या ना रहना फिजिकली इज डिफरेंट और घर में रह के भी घर में ना हेल्प करना या सपोर्ट करना इज डिफरेंट। ज़हनी तौर पे वहाँ मौजूद है। हाँ, तो यहाँ हम जरा दो चीज़ों को कर लें क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सारा दिन घर रहता है, घर से बाहर नहीं जाता, बट इसके घर में रहने से सपोर्ट के बजाय प्रेशर रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहूँगी। फिजिकली सिटिंग इनसाइड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया। अब वो आपके वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जो घर में हेल्प, अगर हम घर में हेल्प की बात करें या सपोर्ट की बात करें, वो कल्चरल है। इट्स वेरी कल्चरल, इट्स नॉट इननेट इन अ मैन। वो होगा बायोलॉजिकली, देखें वो जो शुरू के मर्द होंगे उनका होगा कि वो बाहर जाके कमाते होंगे, वो बड़े फिक्स रोल्स थे, हम बात कर चुके हैं। अब जेंडर रोल तो बदल गए हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं कि मर्द ने कमाना है, औरत ने कुछ नहीं करना। तो उसके बावजूद भी मर्द क्यों बाहर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ये कल्चरल अपब्रिंगिंग है। और वही आपके वाली बात, तो इसमें कोई मर्द के अंदर नेचर ऐसी नहीं है कि वो घर में हेल्प ना कर सके या सपोर्ट ना कर सके। और अगर ये बात करें कि मर्द घर में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, अगर टाइम हो तो मैं उस पर बात करूँ। आप करें नहीं, एक तो सबसे पहले ये बात है कि ये ज़रूरी है कि घर पे ज़्यादा वक्त देना आजकल के दौर के अंदर, क्योंकि जॉब्स या एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऐसे हैं कि लोगों को बाहर रहना पड़ता है। और फिर वो भी एक रीज़न होती है कि लोग गिला करते हैं कि नहीं तो घर पे वक्त ही नहीं थे। मुझे याद है हमारे अब्बा की दुकान होती थी तो वो देर से आते थे रात को घर वापस, तो अम्मी हमेशा उनसे गिला करती रही कि आप तो टाइम ही नहीं देते घर पे, या कहीं कोई फौतगी हो गई वहाँ नहीं जाते, शादी पे नहीं जाते। तो इस फिनोमिनन को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल नीड्स के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। असल में उसका एक तरीका था बड़ा, अगर अब्बा देर से आ रहे थे ना उनको, लेकिन वो गाइडेंस नहीं थी उस तरह के प्रोग्राम्स नहीं होते थे। ही वाज ब्रॉट अप इन अ वेरी फिक्स्ड कल्चरल सेट। उसमें ये हो सकता है शिकायत क्यों होती है अक्सर कि जब मर्द घर आ भी जाते हैं ना तो वो एक फिक्स ड्यूटी नहीं लेते। द मदर इज स्टिल द मैनेजर ऑफ द हाउस। तो मर्दों से अगर आप 9 बजे भी घर आ रहे हैं और आपको पता है कि एक फिक्स ड्यूटी मेरी है 9 से 10 मैंने घर में बीवी के साथ ये करना है, दैट डजंट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क मे बी, बट कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के सोने का टाइम या बच्चों को चीख मार के सो जाओ, ब्रश कर लो, वो भी फिर भी औरत कर रही होती है। तो अगर वो 1 घंटा भी आप दे देंगे बीवी को मीनिंगफुल, जो उसमें उसकी हेल्प हो। और ये जो आपने बात की ना कि उस जनरेशन और इस जनरेशन जमाना भी तो तब्दील हो गया ना, तो इस चीज़ से भी बड़ा फर्क पड़ता है। इमरान, मैं आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ यही वाली बात लेकर कि ये जो चेंज आया है जनरेशन टू जनरेशन, आपको लगता है कि अब वो वाले मसले जो हैं वो थोड़े कम हैं क्योंकि अब ख़वातीन भी काम कर रही हैं, इस पर बातचीत भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आपस में भी मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है ना कपल्स के दरमियान वो भी बढ़ गई है कि भाई अगर मैं भी काम कर रही हूँ ना तो आपको भी घर में काम करना चाहिए और हम दोनों मिलकर ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस चीज़ ने हेल्प किया है इस इशू को? मैं तो समझता हूँ मेरी बहन के इसके ऊपर तो मजीद तबाही आई है। वो इस तरह आई है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में, फाइनेंशियल दौड़ के चक्कर में अभी दोनों काम कर रहे हैं और घर जो है वो मेड्स और नौकर पाल रहे हैं और उसके बाद क्या घर का मोजाइक बन रहा है, क्या उन बच्चों की तरबियत हो रही है। मैंने तो अपने पूरे कंपैरेटिव 30 साल रिलीजन में एक जगह भी नहीं पढ़ा कि बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है और बाप से नहीं पूछा जाए। सर ये तरजीहात की बात है ना। अगर हम अपने बच्चे को फराइज नहीं बताएंगे उसके
तो ये हमारी कोताही है ना कि हमने बच्चे को नहीं बताया कि जी बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको काम करना है, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर। इस कॉस्ट पे नहीं कि आपका बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर दे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम में गाड़ियां बना रहे थे। ये कॉस्ट एक्सेप्टेबल नहीं, वो जरूरियात के लिए है, लग्जरी के लिए ये नहीं। आप अपनी जो फराइज हैं, जो प्रायोरिटी है, जो आपको घर बनाना था, जिसकी आपने लीडरशिप ली थी, वो छोड़ के आप कह रहे हैं कि जी देखिए जी मैं तो रात को जो है वो इतना काम करके इतने पैसे लेके आता हूँ, फिर क्या होता है वो पैसे उड़ जाते। नहीं तो इमरान, आप ये समझते कि ये जो पहले मॉडल था वो ज्यादा बेहतर था कि खवातीन घर के अंदर रह के बस घर को संभाला करती थी, और अब अगर काम कर रही हैं तो आप ये कह रहे हैं कि तबाही की तरफ जा रहा है। आप समझते हैं कि वो मॉडल ज्यादा बेहतर था? आप तो हर हाल में करना पड़ेगा बेटा। एक तो वैसे खवातीन हमसे अच्छी स्पीशीज है, हमसे ज्यादा फोकस है, हमसे ज्यादा अच्छा काम करती हैं। मैं सवाल ये है कि तरजीहात क्या है? उस बच्चे को जो आप अपने इख्तियार से इस दुनिया के अंदर लेके आए हैं, उस घर को कायम करना ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी ये नहीं है कि आपकी गाड़ी कौन सी होगी और आपके ब्रांड। लेकिन इमरान साहब, इस बात को भी फिर कौन डिफाइन करेगा? उमूमी तौर पे वो खवातीन जो मर्दों के घर ना रहने की शिकायत करती हैं, उनके घर ना रहने की वजह भी होती हैं, उनको घर में वो पीस नहीं मिलता है, वो टॉक्सिसिटी होती है। हाँ, वो ये समझना ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं बाहर रहकर कि हमें शायद बाहर ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है। घर पे एक टॉक्सिक अप्रोच होती है लोगों की, या घर में आते ही डिमांड शुरू हो जाती हैं, लिस्टें खुल जाती हैं, गिले हो जाते हैं, तो वो फिर उनको मेंटली पीस मिलता है बाहर अपने दोस्तों के साथ चाय के ढाबे पे बैठ के। दैट्स व्हाई दे सिट आउटसाइड फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा भी तो है ना सर? ये सीरियस वायलेशन है अखलाकियात की, ये सीरियस वायलेशन है दीन की। आप इंडोर्स ही नहीं करते। आप घर के सीईओ हैं या नहीं, पहले तो ये बताएं। आप घर के निगरां हैं या नहीं? हो सकता है बेख्तियार सीईओ इमरान भाई, सीईओ हो लेकिन बेख्तियार हो। घर सही करें, जाके घर को माहौल वो बनाएं, घर के अंदर ये सारी चीजें पैदा करें, घर में दिलचस्पी पैदा करें, खवातीन को भी समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। ये नहीं होगा कि मैं धाबे पे बैठ के जाऊंगा और उसके बाद मुझे नहीं पता, कल को आपके बच्चे भी आपके पास नहीं होगा जनाब, और मैं तो उस तरफ जाने ही नहीं चाहता। खवातीन के लिए क्या छोड़ के रास्ता जा रहे हैं? लेकिन इमरान, आपको नहीं लगता कि ये मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ये सिर्फ इस चीज की बात नहीं कि आप घर आकर मामलात को ठीक करने की कोशिश करें, बिल्कुल करना चाहिए, इसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं है। तायरा पर ले आते हैं। इसमें जो वो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इमोशनल अवॉइडेंस। वो ढाबे पे इसलिए बैठता है इमरान कि उसको इमोशनल कनेक्शन सिखाया नहीं जाता। तो लेकिन अब जो भी हमें मर्द सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि आप कर सकते हो। आप देखो अवॉइड क्यों करते हो? अगर टॉक्सिसिटी, ये पहली बात है, वो घर बनाया किसने था? यू गॉट मैरिड, यू हैड चिल्ड्रन, आपकी अपनी चॉइस थी ना। एक बच्चे के बाद दूसरा भी आपकी चॉइस थी, उस बीवी से शादी रखी भी आपने। घर तो किसी और ने बना के ऊपर से दिया नहीं आपको गिफ्ट में। यू बिल्ट दैट हाउस, जिससे उन्होंने बात की। तो यू आर, चाहे सीईओ बेख्तियार हैं, जो भी हैं, यू आर द। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर ताहिरा, मैं पर्सनली जानता हूँ, आप भी जानती होंगी, मर्द अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस सिचुएशन को अवॉइड करने की जो घरों के अंदर पैदा हो जाती है, खासतौर पे हमारे लोअर मिडिल क्लास के अंदर। देखें, अब साइकोलॉजिकली हमारे पास शायद जो हमारी केस स्टडीज आती है ना, वो एक सर्टेन क्लास से बिलोंग करती है। दिस इज व्हाट आई फील, मे बी आई एम रॉन्ग। तो बहुत सारी जो लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं, उनके मसाइल अलग हैं। उसको देखते हुए बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं टू फिक्स थिंग्स, बट उनसे नहीं हो रही होती, तो वो घर बाहर, और इसी वजह से शायद बहुत सारे लोग बहुत से समाजी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं, नहीं, मेरा नहीं ख्याल जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं वो इतना अवेयर होके, इतना माइंडफुल होके और इतनी इंटेंशन से ये कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं। चाहिए ना, लेकिन उसको फिर तो बीवी को भी चाहिए, वो भी निकल जाए फिर दोपहर को। ये तो वही वाली बात है जैसे आयशा ने भी कही कि जस्ट बिकॉज दे कैन सो दे लीव। तो अगर दोनों लीव कर गए तो फिर क्या होगा? जस्ट यू नो, तो ये सोल्यूशन तो है। और इसका दूसरा पहलू भी तो है तायरा कि अगर खवातीन जो हैं, घर बड़ा सुकून में है, सब कुछ अच्छा है, बच्चे भी ठीक तरीके से पल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मर्द को क्योंकि आदत है अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठने की, तो फिर खवातीन क्या करें? उनको टाइम नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि भाई मैं जा सकता हूँ, और वो स्टार्ट में कह देते हैं कि भाई मैं बाहर जाऊंगा, आपने मुझे रोकना नहीं है, ये वाला टाइम। दिस इज रॉन्ग। फिर खवातीन क्या? बिल्कुल इमरान साहब सही कह रहे थे, दिस इज रॉन्ग। इस तरह करके आप फिर शादी नहीं चला सकते। आजकल की शादी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं मर्द हजरात से एक बात बड़ी सिंपल कहूंगी, पहले होता था आप बाहर गए, हल चलाया, कमाया, बीवी ने बच्चे बाहर गली में खेलने छोड़ दिए। द किड्स डू नॉट हैव टू हैव गुड ग्रेड्स, स्कूल में नहीं जाना है, पीटीएम्स नहीं है, यू नो, वो प्रेशर नहीं है, वापस आए बच्चे खेल के, खाना खाया, सो गए। अब चूंकि वो ज़माना ही बदल गया है और सब कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं, तो यू हैव टू गिव मोर प्रेजेंस इन द हाउस। अच्छा, मैं जल्दी से एक बात समराइज करूं जो मैं कहना चाह रही थी कि वो जो हज़रात जो 8 बजे दफ्तर से फारिग हो रहे हैं, वो ये सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा तो दोस्त नहीं है, मैं तो 8 बजे आ जाता हूँ, फिर भी बेगम नाराज़ है। उनके लिए दो एक हैं, एक तो आप आज या कल बैठ के ना ड्यूटी सेट कर लें, बेगम को कहें कि तुम्हारा ये काम तुम्हारे सर से उतर गया, ये अब मेरी ड्यूटी है। बेगम ना मैनेजमेंट से घबराती है, वो मैनेजमेंट से थकी होती है, तो वो टॉक्सिक होती है। क्या आप बर्तन धो रहे हैं, फॉर एग्जांपल, बहुत महान है आप बर्तन धो रहे हैं, लेकिन क्या बोल रही है कि यार ये 4 देगचियां भी धो देना, ये 5 वो भी धो देना ना, तो रात के ये कर देना, वो बर्डन फील कर रही है। ठीक है, तो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक वो कर लेती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें फिक्स्ड,
कंसिस्टेंसी से करें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, हैबिट बना लें। 8 बजे आना है, और ये मैंने खुद देखे हैं, थोड़ा बाहर के मुल्कों में एक्सपोजर आया मेरा, यहाँ के मर्द हजरात से बड़े बिजी मर्द मैंने देखे हैं, तो आई रियलाइज कि इट्स डूएबल कि वो घर आए, बैग साइड पे रखा, मुंह हाथ धोया, शर्ट के ऊपर हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कम्युनिकेशन भी तो नजर आती है ना, कंप्लीट करने बात है वो उन्होंने हटाया और 15 मिनट में अपना वो काम करके लेट गए टीवी के आगे। लेकिन वो पता था कि वो बीवी को ही पता था कि मुझे कहना नहीं पड़ेगा, ये 15 मिनट का इसी का काम था डिशवॉशर में। ये कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ, वहाँ पर हमें ये कम्युनिकेशन नजर भी तो आती है, आदत है, कल्चर है ना, कल्चर है। मर्द ने अपने अब्बू को भी देखा, तो अगर हम चाहते हैं हमारा बेटा ऐसा करे, आपका बेटा यू नो, और ये देखे और ये कल्चर ठीक हो जाए, हमें ये प्रोग्राम जिस पे ना टॉपिक्स पे करने पड़े, तो हम बाप अभी शुरू करेगा ना। तो मैंने क्या बताया, एक तो कि आप ड्यूटीज ले लें, फिक्स ड्यूटीज, चाहे 9 बजे घर आ रहे हैं, उसके बाद कंसिस्टेंसी से करें, विच मीन्स ये नहीं कि एक दिन किया, एक दिन लेट गया, बहुत थक गया हूँ, कंसिस्टेंसी से करें। तीसरा जो आपने बात की कि इमोशनल कनेक्शन और बातचीत से करें, बातचीत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक होती है अनपेड लेबर जो खवातीन कर रही हैं, बस मेरी लास्ट बात, टाइम मुझे पता है कम है। अनपेड लेबर से खवातीन बहुत टॉक्सिक सो कॉल्ड हो जाती हैं। आप कहते हैं ना खातून बहुत टॉक्सिक हो गई है, ये कहना कि भाई तुम करती क्या हो जी। तो अनपेड इमोशनल लेबर जो उस पे है ना, वो बर्थडेज भी याद रखती है, वो आपके अब्बू का भी सालगिरह याद रखती है, वो आपकी अम्मी को फ़ोन करना भी कई दफ़ा याद रखती है, अपनी अम्मी उसको प्रेशर दे रही हैं, उसके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, बहनों के इश्यूज़ हैं, बच्चों की टीचर से जो बहस है ना, या बच्चे के किसी और मसले से, वो उसको थका देता है। ठीक है, उस्ताद इस्मा सुहेल हैं, कॉलर हैं, उनसे बात करके फिर इमरान भाई का भी इस पे मौक़िफ़ लेते हैं। इसमें क्या सवाल है, क्या टेक है आपका इस टॉपिक के ऊपर? इस्मा सुहेल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए क्या कहना चाहती हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आयशा यूसुफ, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। अच्छा जी, ये आपका टॉपिक बहुत खूबसूरत चल रहा है। यहाँ पे एक दो जो है अपने मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जी। उसमें ये है कि जैसे आपने कहा कि मर्द जो है वो बाहर रहना पसंद करता है, ऐसा नहीं होता। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ एजुकेटेड लेडी, हमने घर चलाना होता है और हमने फैमिली बनानी होती है, ठीक है ना। तो जहाँ आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप मिल बैठकर उसको शेयर कर सकते हैं, और जब आप जितना खूबसूरत माहौल देंगी, इतना जो है वो आपका मर्द आपके साथ रहेगा, कभी भी वो बाहर जाना। आप बेसिकली समझ रही है कि खवातीन ज्यादा एक बायस है इसका कि वो घर पे वक्त ज्यादा गुजारते हैं या बाहर, इसका बायस खवातीन है कि वो कैसा माहौल बनाती है, कह रही हैं? नहीं, देखिए, ये तो एक दोनों लोग जो है ना, जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इसी तरह जो है औरत और मर्द दोनों मिलकर अपना घर चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है। ठीक है अस्मा, वी गॉट योर पॉइंट। इमरान भाई, आपने कॉन्वर्सेशन तो सुनी, ताहिरा का भी मौक़िफ़ आपके सामने आया, और फिर हमारी जो कॉलर थी उन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया। अब हम थोड़ा सा अगर उस पर भी आप इजहार राय करना चाहें, विद दैट सोल्यूशंस की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। माइक फ्लोर आपके पास है, प्लीज। देखिए, सोल्यूशन ये कि हमारा जो मैरिज काउंसलिंग का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर हमने यही पाया कि दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि एक पश्तो बोल रहा है और एक सिंधी बोल रहा है, उसको पश्तो नहीं आती, उसको सिंधी नहीं आती। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी दोनों एक ही बात करते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो हमारे जैसा बंदा न्यूट्रल, एक ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, उनको जब ट्रांसलेट करता है तो उनको डिसॉल्व हो जाता है। ये जिम्मेदारी घर में हर हाल में मर्द की होगी कि वो इंटरप्रेटर बने, वो ट्रांसलेटर बने, वो उसकी जबान समझे, उसको उसकी जुबान भी समझाए, क्योंकि उससे ही पूछा जाएगा। तो अगर ये हम जब तक ये उसके मोड में नहीं जाएंगे, खातून जो है वो शेयर कर रही होती है, मर्द उसको इंक्वायरी समझ रहा होता है, मर्द उसको अदालत समझ रहा होता है, वो सारा दिन जो उसके साथ शेयर करना चाहती है। मर्द समझता है कि ये मुझसे सवाल पूछ रही है, मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है, क्यूरी पूछ रही है, वो घर से भाग जाता है। राह फरार किसी भी हाल के अंदर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। आप अपना घर छोड़ के, रात छोड़ के ढाबे पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ढाबे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, घर और बीवी बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। मैंने शुरू के अंदर ये बात कही, समझते हैं कि पार्टनर के अलावा, घर के अलावा और रात बाहर गुजार के सुकून मिल सकता है, ये मुमकिन नहीं है। और ये रिश्ते वो जो इंसाफ पे नहीं चलते, अदल पे नहीं चलते, मियाँ बीवी का रिश्ता एहसान पे चलता है। आपको एक दूसरे के लिए जीना होता है तब, और जब एक दूसरे पूरे पैकेज के साथ जीते हैं, मैं के ऊपर घर बनते हैं। बिल्कुल 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 अच्छी बात भी आपने किया है इमरान। और ताहिरा, एस्केपिज्म की वो बात करें, आई थिंक अगर मैं टर्म सही यूज़ करी हूँ कि आप कुछ लोगों का एस्केप होता है, वो मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग घर से बाहर वक्त गुजारना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, और अगर बातचीत करेंगे आप तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, इमोशनल अवॉइडेंस देखें, अगर हमें बचपन से सिखाया है ना कि इमोशंस को अवॉइड करोगे तो ठीक रहेगा, घर में पीस बना रहेगा या निकल जाओगे, तो मर्द हज़रात से मेरी ये है गुजारिश कि नहीं, ज़रूरी नहीं है इमोशनल। खवातीन जो सुन रही हैं वो भी थोड़ा सा अपनी पैडल से पाँव हटा लें,
अगर वो ज़्यादा घर बैठ रहे हैं और आपसे गपशप कर रहे हैं। लेकिन यकीन करें मैंने बड़ा एक मैजिकल रिजल्ट देखे हैं जब वो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू हुए हैं, ख़वातीन खुद ही चुप हो गई। वो घर आए हैं, बैठे रहे हैं, टीवी देखते रहे हैं, मोबाइल पे रहे हैं, या बच्चों को बिगाड़ना शुरू कर दिया, बैठ के आओ खेलो। तो वो इमोशनल इंटीमेसी के लिए गुस्सा बढ़ता गया, ज्यादा होता है, वो बेहतर हो जाता है। बहुत बेहतर होता है। देखिए मैन, इसमें रिसर्च हुई है, द मैन हु हैव वर्कड विद द वुमन इन द हाउस, दे हैव बेटर रिलेशनशिप व्हेन दे आर टर्न्ड 40 और 50। 40s और 50s में जिन मर्दों से पूछा गया कि कौन खुश है खातून आपसे बीवी, ठीक है, तो वो थे जो अर्ली। तो अगर इस वक्त कोई कपल ऐसा इशू फेस कर रहा है, उसको लग रहा है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? उनको कोई टिप्स? टिप यही है कि अब पहले तो दोनों आज पॉज करें, दोनों अपने अपने स्टांस से थोड़ा पीछे हट जाएं, यू नो, क्योंकि आप दोनों ने पैडल पे पाँव रखा हुआ है। एक तो पैडल से पाँव हटा लें। दूसरा, वैसे मैंने बताया कि आज डिसाइड करें कि तुम जब घर आओगे, और मर्द को थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा एफर्ट कि कौन सी ड्यूटी मर्द ले लेगा। फिर आपने घबराना नहीं है। देखिए आपने बच्चा, you brought a child in the house. अच्छा, mostly because there issues हैं वो children वाले घरों में हैं। अच्छा, I have not seen a lot of friction या unresolved issues in couples who don't have kids yet. ठीक है। उनके फिर भी कहीं ना कहीं हो जाता है। अच्छा, ईगो इश्यूज भी मैंने देखे हैं कि ईगोज जो है ना वो बड़ा इस मैटर को बड़ा ड्राइव करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़ते हैं। मर्द बेचारा जो हमारा है, इसकी ईगो इतनी इशू नहीं है, उनको तरीका नहीं आता हैंडल करने का, उनको इमोशनल कमजोरी लगती है। तो आप कमजोर नहीं है मर्द हजरात, अगर आप सुन रहे हैं, यू आर नॉट वीक। अगर आप घर आके मर्द रोते नहीं है, ये मर्द रोते नहीं है। तो सोल्यूशन ये है कि एक तो आप आज ड्यूटी जरूर फिक्स कर लें कि एक काम उसको दें आप हस्बैंड को, और उसके बाद उसको पूछना नहीं है बेगम ये कैसे करना, या मैं सोचना शुरू हो गया कि मैं कौन सा वाला बर्तन नहीं सही कोई और चाहिए। आप झाड़ू लगा। इमरान, वी ओवर टू यू फॉर द लास्ट कमेंट सर। अच्छी पॉजिटिव बात करी है ताहिरा, आपका क्या टेक है इस पे? यू नो, कोई टिप्स आप देना चाहें इफ समबडी इज फेसिंग दिस इशू? जी, मेरी 30 साल की पोस्ट डॉक स्टडी है इस्लाम एंड साइकोलॉजी, इसलिए मेरा पॉइंट वहीं से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का हर काम अपने हाथ से करते थे, तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इस काम से जान छुड़ाऊं, मुझे काम करना हो। ट्रू, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इमरान यूसुफ, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। वक्त देने के लिए अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो टॉपिक था वो भी बड़ा जबरदस्त, आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। वक्त हो चुका है खत्म प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।